नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? भाई, कुछ टीमें दबाव में दरक रही हैं और कुछ टीमें प्लेऑफ की तरफ सरक रही हैं। कल रात हुए दो मैच तो हमें यही बता रहे हैं। आज रात होने वाले दो मैच क्या कहानी बताएंगे, क्योंकि आज भी हरियाणा टाइटंस, पुनेरी पल्टन और दिल्ली चारों टीम्स अगले दौर में जाने की दावेदार हैं। पुनेरी पल्टन डिफेंडिंग चैंपियंस की खास बात करूंगा, सवाल जवाब होंगे और साथ में आपको कहानी सुनाऊंगा उस शख्स की जिनके बारे में मैंने कल सवाल आपसे पूछा था। भारत में कबड्डी के पहले द्रोणाचार्य अवॉर्डी कोच, नाम है ई प्रसाद राव। मेरा नाम है सुनील तनेजा। स्वागत आप सबका फैंटेसी यात्रा प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। चलिए, सबसे पहले कल रात हुए दो मैचेस की बात करते हैं। पटना पायरेट्स पायलट बन के अपने जहाज को उड़ा के ले गए। जयपुर पिंक पैंथर्स को 38-28 से हराया है। स्कोर लाइन जितनी जुदा जुदा दिख रही है, उतना ये वन साइडेड मैच था नहीं, अगर आपने देखा हो तो। जयपुर के लिए दुख की बात यह है कि पहले 10 मिनट वो डोमिनेट कर रहे थे, डिफेंस कमाल कर रहा था, अर्जुन चल रहे थे। दूसरे हाफ में कहानी पलट गई और उसमें बार बार शाबाशी है देवांक दलाल, नया भौकाल, एक और सुपर 10 आपने जड़ दिया और जयपुर को दूसरे हाफ में आपने पंख नहीं फैलाने दिए। दूसरे मैच में क्या हुआ? यू मुंबा और गुजरात जायंट्स का मैच था। आखिरी रेड पर गुजरात जायंट्स जीती है 34-33 से। अब मेरा सवाल यह है कि जब मंजीत दहिया पूरे मैच में नहीं चले थे और अजीत चौहान चल रहे थे, उन्होंने ही वो सुपर रेड करके टीम को वापसी करवाई थी, तो आखिरी डुओ डाई रेड में मंजीत काहे गए? सुनील को चाहिए था कि जो रेडर चल रहा है उसको चलने देते, लेकिन राम मेहर जी माइंड नहीं करेंगे। उनको पूरे 5 पॉइंट मिल गए हैं। राकेश चले, आपकी तरफ से गुमान भी चले, राकेश का चलना ज्यादा जरूरी था। अब इन दो मैचेस के बाद पॉइंट्स टेबल में सूरत हाल क्या है और आज होने वाले दो मैचेस पॉइंट्स टेबल को कहां ले जा सकते हैं, ये यहां देख लीजिए। तो कल की जीत के बाद पटना प्रभु लोग नंबर 2 पे आ गई है। 58 पॉइंट उनके हो चुके हैं। हार के बावजूद यू मुंबा 1 पॉइंट तो मिला, 55 आपके पास हैं, जबकि जीत के बावजूद गुजरात अभी भी नंबर 10 पर ही अटका हुआ है। अब आज हरियाणा जीती तो 72 पॉइंट के साथ दुनिया की कोई ताकत उनको प्लेऑफ जाने से नहीं रोक पाएगी। हां, टाइटंस जीती तो 59 पॉइंट के साथ नंबर 2 पे लंबी छलांग लगा के आएगी। पुनेरी पल्टन के लिए मामला है गंभीर, जीतना जरूरी है और जीते तो बड़ी मुश्किल से नंबर 6 पे आएंगे, जहां दबंग दिल्ली है। लेकिन अगर दबंग दिल्ली जीती तो अब तक 56 पॉइंट लेकर आप नंबर 3 पे भी आ सकते हैं, नंबर 4 पर भी आ सकते हैं। मैं आ गया हूं, मैं कहीं नहीं गया था। अगले मजमून पे आते हैं। पहले मैच की बात करता हूं। हरियाणा स्टीलर्स के सामने है तेलुगु टाइटंस। हरियाणा ने पिछले मैच में पटना पायरेट्स को हराया था। कुल मिलाकर 17 में से आपने 13 मैचेस जीत लिए हैं। पॉइंट हैं आपके 67, मैक्सिमम हो सकते हैं 92, 92 पॉइंट, क्योंकि बचे हुए 5 मैचेस से 25 पॉइंट लेके जमा घटाओ आप कर दीजिए तो बहुत सारे पॉइंट इनके बन रहे हैं। तेलुगु टाइटंस पिछला मैच आप जीत के आए हैं। बंगाल वॉरियर्स को आपने 2 अंकों से हराया था। 17 में से 10 मैच जीते हैं, 54 पॉइंट हैं, 79 तक जा सकते हैं। और इन दोनों का जो पिछला मैच हुआ था, टाइटंस जीते थे भाई 47-29। वही हरियाणा वाली बात, 4 मैच लगातार कमाल खेले, 1 मैच में हार गए, फिर लगातार 4 मैच कमाल खेले, 1 मैच में हार गए। अब ये नहीं करना है। बचे हुए मैचेस इनके कहां कहां हैं और क्या क्या उनके पिछले रिजल्ट रहे थे। हरियाणा टाइटन से खेल रहे हैं, उनसे तो भाई पहले हार चुके हैं। फिर खेलेंगे बेंगलुरु बुल्स से, उनसे जीते थे। फिर खेलेंगे दिल्ली से, उनसे भी जीते थे। फिर खेलेंगे यूपी से, उनसे भी जीते थे। फिर खेलेंगे यू मुंबा से, उनसे भी जीते थे। आसान रास्ता है। तेलुगु टाइटंस आज खेल रहे हैं हरियाणा से, ऑब्वियसली जीते थे। फिर खेलेंगे दिल्ली से, उनसे हारे थे। फिर खेलेंगे गुजरात जायंट से, उनसे हारे थे और गुजरात तो कल रात जीता है। फिर खेलेंगे पटना पायरेट्स से, उनसे जीते थे। फिर खेलेंगे पुनेरी पल्टन से, उनसे भी जीते थे। यानी टाइटंस को जो आगे जाने के लिए कितने 2 मैच या 3 मैच जीतने हैं, बचे हुए 5 में से 2 जीत 1 टाई भी काफी होगा। मामला आसान लग रहा है। 3 जीतेंगे तो 69 पॉइंट्स के साथ बड़े मजबूत हो जाएंगे टाइटंस। अब इस मैच की कहानियां सुन लीजिए। पहली कहानी, ये 2 बड़े ही अग्रेसिव कोचेस का मुकाबला है। 2 अग्रेसिव और कामयाब कोच। मनप्रीत 3 बार फाइनल खेले हैं, हुड्डा साहब 2 बार फाइनल खेले हैं, 1 बार जीते हैं। और मनप्रीत का अग्रेशन पिछले मैच में मैंने नहीं देखा।
कई प्रभु लोगों ने नाराजगी व्यक्त की कि उस मैच पे मैंने अपने विचार व्यक्त क्यों नहीं किए। मैं ट्रैवल कर रहा था प्रभु लोग, और ऐसे एक साधन में ट्रैवल कर रहा था जहां टीवी इंटरनेट चलता नहीं है, तो वो मैच मैंने देखा ही नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया पे देखा। लेकिन दोनों अग्रेसिव और कामयाब कोचेस की ये टक्कर है। नंबर 2, दोनों आप कह सकते हैं कि अंडर अचीवर टीम्स रही हैं प्रो कबड्डी में, जो अब बेहतर कर रही हैं। हरियाणा पिछली बार फाइनल खेला, उससे पहले फाइनल के दर्शन ही नहीं होते थे। तेलुगु टाइटंस तो मतलब इनको प्ले ऑफ में जाना ही नसीब नहीं होता था। पर ये दो अंडर अचीवर टीम्स इस बार बेहतरीन काम कर रही हैं, तो मनप्रीत पाजी, हुड्डा साहब, दोनों को मुबारक है। अब आगे आइए, बैटल्स कहां होने वाली हैं। पहली तगड़ी बैटल है अच्छे डिफेंस और नॉट सो अच्छे डिफेंस में। अच्छा डिफेंस है हरियाणा का, 12 टैकल पॉइंट प्रति मैच आपकी एवरेज है, जो कमाल है। सामने है तेलुगु टाइटंस, 9 टैकल पॉइंट प्रति मैच आपकी एवरेज है, जो काफी नीचे आपको लेके जाती है। खिलाड़ियों की बात करूं तो ये विजय आशीष की रेडिंग की जोड़ी का हरियाणा के धाकड़ डिफेंस के साथ मुकाबला है। चारों के चारों डिफेंडर, खास तौर पे हमारे ताऊ शादीलाल भिवानी वाले, कमाल कर रहे हैं। चलिए जल्दी से आपको जीत के सूत्र बता देता हूं। सबसे पहले हरियाणा, संक्षेप में बात करूंगा। नंबर 1, वही टीम खिलाई है जो पिछली बार खेली थी, कोई बात नहीं, विकुल लांबा नहीं चले। सूत्र नंबर 2 है, पिछली बार उनको खिलाया गया था, ये वो यूपी कबड्डी लीग वाले विकुल लांबा हैं, बहुत बढ़िया सेकंड मैन डिफेंस करते हैं। मुझे लगता है कि ज्यादा इनका इस्तेमाल कीजिए रेडिंग में, थोड़ी ज्यादा रेड देके देखिए, क्योंकि टाइटंस का डिफेंस कोई बहुत बड़े तीर नहीं मार रहा है, तो आपके लिए एक और थर्ड रेडर की ऑप्शन बनेगी। नंबर 3, जयदीप शादलू, डबल चेन लगानी है आपने विजय पे, जो बहुत अच्छी फॉर्म में है। विजय की टीम क्या करेगी, तेलुगु टाइटंस क्या करेंगे। नंबर 1, प्योर 4-3 पे खेलिए। प्योर 4-3 इसका मतलब यह है कि विजय आशीष, जो ये वाले 3 हैं जो रेडर हैं, डिफेंस में ना जाएं, क्योंकि आपका डिफेंस बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है। आपके रेडर्स को भरपाई करनी पड़ेगी डिफेंस के खराब प्रदर्शन की। तो डिफेंडर डिफेंस करें, रेडर पूरी तरह से रेड में ही ध्यान दें। और थर्ड रेडर प्रफुल्ल को लेके आएंगे या मंजीत को लेके आएंगे, वो सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है कि प्रफुल्ल को ले लीजिए, मंजीत नरम गरम खेल रहे हैं। नंबर 3, रेडिंग में अग्रेशन से स्टार्ट कीजिए, डिफेंस में थोड़ा कॉशियस रहिए, क्योंकि आपका डिफेंस बहुत ज्यादा चला नहीं है। अगर कहीं फिर रेडर नहीं चलते तो डुओ डाई पे आपको आना पड़ेगा और डिफेंसिव खेलना पड़ेगा। एक्स फैक्टर, मैं हरियाणा से ले रहा हूं राहुल सेठपाल को, राइट कॉर्नर, बहुत कीमती आपका रोल है, और उधर से तो फिर विजय ही आपको विजय दिलवा सकते हैं। अच्छा, कल के सवाल में विजय किस किस को मिली है। मैंने सवाल पूछा था कि कबड्डी में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित होने वाले भारत के पहले कोच कौन थे। कईयों ने हुड्डा साहब का नाम लिखा, कईयों ने पता नहीं किस किस का नाम लिखा, जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला भी नहीं था। पर बहुत से प्रभु लोगों ने सही जवाब दिया, ई प्रसाद राव साहब। भारत में कबड्डी में द्रोणाचार्य अवार्ड पाने वाले पहले खिलाड़ी, पहले वो सज्जन थे, खिलाड़ी तो खैर वो थे ही, लेकिन पहले कोच जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। तेजस, अमन, अमीन, सौरभ और अनुपम, बहुत ही अनुपम आप व्यक्ति हैं, जाइए रसगुल्ले खाइए। नहीं, प्रसाद राव साहब आते हैं तेलुगु इलाके से, आंध्रा तेलंगाना इलाके से, तो आप जाके वेज बिरयानी खाइए, मेरे लिए पैक करा के भेजिए। और इन्हीं की मैं आपको कहानी सुनाऊंगा वीडियो के अंत में। उससे पहले जरा आज का सवाल पूछ लेता हूं। सवाल यह है कि प्रो कबड्डी में 2 सगे भाई खेले हैं, बहुत से सगे भाई जोड़ियां खेली हैं, लेकिन उन 2 सगे भाइयों का नाम बताइए जिनके पिता भारत के लिए खेले हों। जाहिर तौर पे पिताजी का नाम भी बताना है। तो 2 सगे भाई जो प्रो कबड्डी में खेले, उनके पिताजी भारत के लिए खेले हैं, नाम बताइए कमेंट्स में। प्रभु लोग, अगर आप एक्सचेंज 22 के साथ साथ फैंटेसी यात्रा में नहीं आए हैं तो पहले तो मुर्गा बन जाओ। चलो अब खड़े हो जाओ। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन देखिए, उसमें लिंक है, क्लिक करके फैंटेसी यात्रा की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या fantasyayatra.com पे जाके ऐप डाउनलोड कीजिए। अपनी टीम बनाइए। ये देखिए मैंने अपनी टीम बना ली है, आप भी बना लीजिए। 1 वर्सेस 1 खेलिए, एक मित्र को हराइए, उसी तरह से 22 मित्रों को जब हराएंगे तो 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार पाएंगे। लेकिन अपनी जेब का ख्याल और अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करना है प्रभु। मैं आता हूं अगले मैच पे। अगला मैच है डिफेंडिंग चैंपियंस पुनेरी पलटन और दबंग दिल्ली के बीच में। पुनेरी पलटन ने पिछली बार कोच बदल दिए थे, अशोक शिंदे साहब बेंच पे आ गए थे। करीबी मैच आप हारे, जीत सकते थे, वो डिफेंस में कोताही हुई थी। यूपी से आप हार के आए हैं। टोटल 17 में से आपने 7 मैच जीते हैं और पिछले 5 में से 1 मैच जीता है।
पॉइंट हैं आपके 48, मैक्सिमम जा सकते हैं 73 तक। तो बचे हुए 5 में से 4 अगर जीते तो आपके पॉइंट हो जाएंगे 68। तो 5 में से 4 जीतने पड़ेंगे, यानी तलवार की धार पे पुनेरी पलटन इस समय चल रही है। दबंग दिल्ली, पिछला मैच आपने टाई खेला यूपी से, इनफैक्ट पिछले 5 में से 3 टाई खेल लिए दबंग दिल्ली ने, हारे एक भी नहीं, 2 जीते हैं। और 16 में से 7 मैच आपने जीते हैं, 51 पॉइंट आपके हैं, 81 तक जा सकते हैं। बचे हुए 6 में से अगर आपने 3 जीत लिए तो आपके पॉइंट हो जाएंगे 66, है ना, 66। तो 3 जीतिए, आगे जाइए, या जो टाई पे टाई खेल रहे हैं 3 टाई करवा लीजिए, 3 जीतिए और फिर पार्टी कीजिए। मैच बचे कहां हुए हैं? पुनेरी पलटन आज खेल रहे हैं दबंग दिल्ली से और टाई खेल चुके हैं दोनों टीम्स पहले। उसके बाद पुनेरी पलटन खेलेगी बेंगलुरु बुल्स से, उनसे जीत चुके हैं। फिर खेलेंगे तेलुगु टाइटन से, उनसे हार चुके हैं। फिर खेलेंगे तमिल तलाइवास से, उनसे भी हार चुके हैं। दबंग दिल्ली पुनेरी पलटन के साथ टाई खेल चुकी है। फिर खेलेंगे तेलुगु टाइटन से, उनसे जीते थे भाई। फिर खेलेंगे हरियाणा स्टीलर्स से, उनसे हारे थे। फिर खेलेंगे बंगाल से, जीते थे। फिर खेलेंगे जयपुर पिंक पैंथर्स से, उनसे जीते थे। फिर खेलेंगे गुजरात जायंट्स से, उनसे भी जीते थे। मजा आने वाला है। कहानी क्या है? नंबर 1, यह मुकाबला उन 2 टीम्स के बीच में है जिसमें से एक की हालत ओके है, एक की हालत थोड़ी सी खस्ता है। आप जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। नंबर 2, यह मुकाबला उन 2 टीम्स में भी है जिनमें से एक के पास मोमेंटम अच्छा है और दूसरे के पास मोमेंटम भी अच्छा नहीं है। दिल्ली पिछले 5 में से एक भी मैच हारी नहीं, 3 टाई 2 जीते। पुनेरी पलटन पिछले 5 में से एक ही मैच जीती है। तो हालत भी पुनेरी पलटन की पॉइंट्स के मामले में खस्ता है और मोमेंटम भी उनका अच्छा नहीं है। आगे चलते हैं जल्दी से, जीत के सूत्र नहीं, उससे पहले बैटल्स बता देता हूं आपको। बैटल होने वाली है दिल्ली के रेडर और पुनेरी पलटन के डिफेंडर्स में। अब दिल्ली की जो सफल रेड है वो है 38.5%, नंबर 2 है उनका रैंक। पुनेरी पलटन के जो डिफेंडर हैं उन्होंने 172 सफल टैकल किए हैं, रैंक नंबर 3 है उनका। खिलाड़ियों में आशु बनाम अमन, राइट रेडर बनाम लेफ्ट कॉर्नर की लेजेंडरी टक्कर होने वाली है, इस पर नजर रखिएगा। अब जीत के सूत्र, पुनेरी पलटन नंबर 1, सेम स्क्वाड खिलाइए, ज्यादा परिवर्तन अब नहीं कर सकते। अब बेंच को आप शुरुआत में नहीं ला सकते। नंबर 2, लेफ्ट राइट रेडर लगातार चलें, दिल्ली के डिफेंस को सेट नहीं होने देना है। नंबर 3, रेडिंग में अग्रेसिव स्टार्ट कीजिए। आपकी मजबूती डिफेंस तो हाई ही है, लेकिन स्पीडी रेडर, वो जो 5G की स्पीड से दौड़ते हैं, वो भी आपकी मजबूती है। अग्रेसिव कीजिए रेडिंग में स्टार्ट। उसका एक कारण यह भी है कि दिल्ली का डिफेंस बहुत अच्छा नहीं खेल रहा है, तो उसका फायदा उठाइए। और नंबर 4, डिफेंस में आशु के विरुद्ध खास तौर पे बहुत अतिरिक्त अग्रेशन नहीं दिखाना है। अविनेश नटराजन, खुद को नियंत्रित करके आपने रखना है प्रभु। दिल्ली के लिए जीत के सूत्र क्या हैं? नंबर 1, आशु अटैक कीजिए सेकंड मैन पे, जहां आपको मोहित मिल सकते हैं, जहां आपको आकाश मिल सकते हैं या मोहिते मिल सकते हैं। उनके मेन रेडर्स वो डिफेंस करने के बड़े शौकीन हैं, वहां उनका शिकार कीजिए, टीम की कमर तोड़िए। नंबर 2, नवीन जाइए और सिर्फ बोनस पे खेलिए, धड़ाधड़ खेलिए। आपके छोटे भाई आशु कमाल कर रहे हैं मल्टी पॉइंट लाने में, उनको लाने दीजिए। और नंबर 3, कवर थोड़ा एडवांस खेलें। पुणे के रेडर बोनस करने में बड़ा यकीन रखते हैं, उसको रोकिएगा। मैं नहीं रोकूंगा अपने आप को, एक्स फैक्टर आपको बता के रहूंगा। एक्स फैक्टर मेरे लिए अमन आंतिल हैं, जहां तक पुनेरी पलटन का सवाल है, और उधर से है नवीन। वो इसलिए कि अब नवीन आ गए हैं नंबर 2 रेडर की भूमिका में। आशु ला रहे हैं ज्यादा पॉइंट, नवीन का अगर उनको सपोर्ट मिलता है तो दबंग दिल्ली के जीतने के आसार ज्यादा हैं, क्योंकि डिफेंस लॉटरी है, चले चले ना चले ना चले। तो आशु के साथ नवीन का चलना बड़ा जरूरी है। चलिए अब सारी बातें पीछे छोड़कर आपको आज की कहानी सुनाता हूं, और इस कहानी के नायक नहीं, महानायक हैं ई प्रसाद राव साहब। सबसे पहले वो सज्जन, वो शख्स जिनको भारत में कबड्डी के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, और खुद एक नेशनल लेवल खो खो और कबड्डी के ये खिलाड़ी रह चुके हैं। इनकी पत्नी है मैत्री राव, वो भी उनका खैर ज़्यादा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं था, वो बाद में धीरे धीरे इंटरेस्ट बनते बनते वो भी प्रो कबड्डी में आ गई ऑफिशियल बनकर। लेकिन प्रसाद राव साहब वो सज्जन हैं जिन्होंने भारत के अनेक राज्यों में कोचिंग की है, जिसमें से महाराष्ट्र भी एक है, जिन्होंने भारत के अनेक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई सेंटर्स में कोचिंग की है, जिन्होंने भारत की कोचिंग की है। पहला एशियन गेम्स 1990,
टीम के साथ कोच बन के प्रसाद राव साहब गए थे, और उसके बाद कई देशों में घूम घूम कर उन्होंने कबड्डी को उठाया है, कबड्डी की कोचिंग वहां की है। अनेक ऐसे देश हैं जहां प्रसाद राव साहब गए हैं, और जो कबड्डी के रूल्स हम फॉलो करते हैं, आप लोग जो जानते हैं, वो फॉर्मुलेट प्रसाद राव साहब ने किए थे, और मैत्री मैम ने बैठ के वो टाइप किया है, हाथों से भी लिखा हुआ है। और मुझे याद है जब शुरुआती 2-3 सीजन थे, क्योंकि कबड्डी हमारे लिए नहीं थी, और हर सीजन में एक ना एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो सबका दिमाग चकित कर देता है। तो मैं चलते मैच में दौड़ के राव साहब के पास जाया करता था, उनसे वो रूल की एक्सप्लेनेशन समझा करता था, और भाग के फटाफट माइक पे उसका जिक्र भी किया करता था। तो चलते मैच में इनफैक्ट मैत्री मैम से भी मैंने कई जानकारियां ली हैं। तो ये उनका प्रभाव रहा है। और आज जितने बड़े बड़े कोचेस दिखाई दे रहे हैं, उनमें से अधिकांश राव साहब के ही शिष्य रहे हैं साई सेंटर गांधीनगर में। और भी कई इनकी उपलब्धियां हैं जिनका मैं बखान किसी बड़े वीडियो में विस्तार से करूंगा, उनका इंटरव्यू करके ही करूंगा। पर यह समझ लीजिए कि बड़े बड़े गुरुओं के गुरु प्रसाद राव साहब रहे हैं। आप भी कबड्डी के गुरु बन गए हैं प्रभु लोग। नीचे मुझे उन 2 सगे भाइयों का नाम बताइए जो प्रो कबड्डी में खेले हों और जिनके पिता भारत में खेले हों। जल्दी मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।